बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। वीडियो नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 व्हाट इज़ लॉ एंड डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट जूरिस्ट का जो लेक्चर था उसके ऊपर आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। आप लोगों ने कमेंट में भी कहा है कि आप लोगों को बड़ा अच्छे तरीके से समझ आया है। इसके अलावा जो मैंने चेक किया है तो आप लोगों ने उस वीडियो को सुना भी है, देखा है, उस पर से नोट्स आई होप आप लोगों ने लिख लिए होंगे जिस पैटर्न पे मैंने आपको सिखाए थे और समझाए थे। बाकी जहाँ तक आप लोगों के कमेंट की बात है तो आप लोगों ने सारी क्लास ने तो नहीं अटेम्प्ट किए, वो वहाँ पर अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर नहीं किया, लेकिन काफ़ी बच्चों ने वो रिजल्ट मेरे साथ शेयर किया है। और जिन्होंने भी शेयर किया है उन्होंने अपना जो रिजल्ट अगर ऑनेस्टली मेरे साथ शेयर किया है तो 9/10 और 10/10 है उनके अंदर उनके मार्क्स। और ये बहुत अच्छी आप लोगों की प्रोग्रेस है क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया था। और अगर उस सब्जेक्ट का पहला लेक्चर आप लोगों को इतनी अच्छी तरह से समझ आया है कि आप उसमें से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के काबिल हो गए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम जब भी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो वो लोग रट्टा लगाते हैं वो कभी भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर सकते। तो मेरा ऑब्जेक्टिव लिखने का मकसद भी ये था ताकि मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकूं, ताकि अगर कोई बाद में आगे जाके फ्यूचर में लॉ के फील्ड में भी आना चाहता है तो उसको लॉ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो उसकी। तो जो आप लोगों का आया है रिजल्ट उसके लिहाज से तो आपका बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ गई है। अब मैं जब इसका टेस्ट लूँगी और उस टेस्ट में भी इंशाल्लाह आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर मुझे पक्का हो जाएगा कि आप लोगों ने ऑनेस्टली उसके आंसर अटेम्प्ट किए हैं। तो आज हम लोग जो लेक्चर शुरू करेंगे वो जो आप लोगों ने व्हाट इज़ लॉ पढ़ा है, डिफरेंट जूरिस्ट ने जो डिफाइन किया है, अब हम पढ़ेंगे वो कि क्यों पढ़ा है हमने वो। मैं आपको क्यों वो पढ़ा रही हूँ, हम लॉ को क्यों पढ़ते हैं, वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, तो उसके पर्पस क्या है सोसाइटी में, लॉ के पर्पसेस। जब हम लॉ के पर्पसेस पढ़ेंगे तो हमारा एक पूरे क्लियर पिक्चर क्रिएट हो जाएगी हमारे जहन में कि लॉ होता क्या है और लॉ को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं किसी सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पर्पस ऑफ लॉ इन ए सोसाइटी क्या है जी। स्लाइड नंबर 1 है हमारी ये। द लॉ सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर एन और एनी ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। सबसे पहली बात तो किसी भी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज तरीके से चलाने के लिए जो एक बुनियाद की ज़रूरत होती है, जो फाउंडेशन की ज़रूरत होती है, वो फाउंडेशन किसी भी मुल्क का लॉ होता है। जिस मुल्क की फाउंडेशन जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, आप जब एक घर बनाते हैं तो घर में भी जितनी बुनियाद मजबूत होती है ना, उतना ही वो घर आगे जाके डिज़ास्टर को से और जल्जलों से और आफात से महफूज रहता है, उसकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है। इसी तरीके से बिल्कुल जिस मुल्क की फाउंडेशन मजबूत होती है, फाउंडेशन हम किसको ले रहे हैं, लॉ। लॉ एक फाउंडेशन की हैसियत अख्तियार रखता है किसी भी सोसाइटी के लिए, मुल्क के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जितनी ज़्यादा फाउंडेशन मजबूत होगी उतनी ही वो सोसाइटी और मुल्क मजबूत होगा। तो लॉ का पहला पर्पस तो क्या है कि ये एज ए फाउंडेशन काम करता है। Its purpose is multifaceted and it plays a critical role in maintaining social order, promoting justice, safeguarding individual rights, regulating behavior, and enhancing the overall well-being of the community. अब ओवरऑल एक कम्युनिटी को रन करने के लिए इन सारे करेक्टरिस्टिक की ज़रूरत होती है। और ये जो सारे पर्पसेस हैं वो क्या हैं, लॉ फुलफिल करता है इन सारे पर्पसेस को। आगे जाके हम हर स्लाइड में इन डिटेल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, फर्स्ट पर्पस या फर्स्ट फंक्शन लॉ का क्या है, मेंटेनिंग ऑर्डर। आप लोगों ने सुना होगा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना है क्या जी, कि एक ऑर्डर मेंटेन करना सोसाइटी में, ये पहला मकसद है लॉ का। वन ऑफ द फंडामेंटल पर्पस ऑफ लॉ इज टू मेंटेन ऑर्डर विद इन सोसाइटी। पहला मकसद है लॉ का कि सोसाइटी के अंदर एक पीस क्रिएट करे, कोई मेंटेन करे ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है एक तरतीब से करना, यानी कि अगर आपने किसी दुकान से कोई चीज़ भी लेनी है तो एक लाइन बना के आपने वो चीज़ लेनी है, ताकि 1 बाय 1 हर एक की अपनी बारी के ऊपर उसको वो चीज़ मिले और कोई chaos क्रिएट ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, किसी को नाइंसाफ़ी ना लगे। तो लॉ का पहला मकसद, पहला पर्पस है मेंटेन ऑर्डर विद इन अ सोसाइटी, एक सोसाइटी को ऑर्गेनाइज्ड करना। नेक्स्ट क्या है, लॉ सेट बाउंड्रीज फॉर बिहेवियर, डिफाइनिंग व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज नॉट। अब वो लॉ ये करता कैसे, मेंटेन कैसे करता है ऑर्डर, कि वो हर बंदे की, हर इंडिविजुअल की एक बाउंड्रीज सेट कर देता है और कहता है कि अपने बिहेवियर को ना उसके लिहाज से आपने रेगुलेट करना है। और हमें बताता है, हमें डिफाइन करता है लॉ कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज नॉट, कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं।
बता देता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो हमें कहता है कि जो लॉ के मुताबिक सही है उसके मुताबिक अपने बिहेवियर को, अपने बाउंड्रीज, विद इन बाउंड्रीज रहें, अपनी हर एक की बाउंड्री सेट कर देता है। दिस हेल्प प्रिवेंट chaos, कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। और जब हर बंदा अपनी अपनी लिमिट में रहता है, अपनी अपनी बाउंड्री में रहता है, तो क्या होता है, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वायलेंस क्रिएट नहीं होती किसी भी सोसाइटी में। थ्रू द थ्रेट ऑफ सैंक्शंस और पेनल्टीज, इंडिविजुअल्स आर डिस्करेज्ड फ्रॉम एंगेजिंग इन डिस्ट्रप्टिव और हार्मफुल एक्टिविटीज। और ये सारा करने का मकसद क्या होता है और कैसे करता है लॉ, मेंटेन कैसे करता है ऑर्डर को? सैंक्शंस और पेनल्टीज का खौफ दिलाकर लोगों को कहता है कि अपनी अपनी लिमिट में रहें। इंडिविजुअल्स को डिस्करेज करता है कि उन्होंने कोई भी हार्मफुल एक्टिविटी नहीं करनी, और अगर आप वो हार्मफुल एक्टिविटी करेंगे, लॉ को तोड़ेंगे, तो उसके लिहाज से उनको सजाएं भुगतनी पड़ सकती हैं। इन सारा चीज़ों का करने का मकसद क्या होता है? सोशल ऑर्डर मेंटेन करना। लॉज प्लेज अ क्रूशल रोल इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। इट एस्टेब्लिशेस rules and norms that reduce chaos and conflict, allowing for peaceful coexistence of individuals and groups। इसको अंडरलाइन कर लें, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। लॉ का और मेन मकसद ये है, मेंटेन ऑर्डर करने का भी और सोशल ऑर्डर मेंटेन करने का भी क्या मकसद है? ताकि एक माशरे में, एक ही मुल्क में तमाम जो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स हैं वो पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकें। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड है जी हमारी, स्लाइड नंबर 4 जी। मेंटेनिंग ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट है जी प्रमोटिंग जस्टिस। अब नेक्स्ट हमारा लॉ का पर्पस क्या है? द लॉ इज अ की इंस्ट्रूमेंट इन प्रमोटिंग जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है? इंसाफ की फराहमी। तो लॉ क्या करता है? हमें इंसाफ दिलाता है। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट फेयरली एंड इम्पार्शली। अब देखिए, पहले ही हमने स्लाइड्स में पढ़ा है कि वो पहले तो लॉ का मेन मकसद है कि वो डिस्प्यूट होने ही ना दे, वो हर एक को अपनी बाउंड्रीज में रखे। लेकिन अगर फिर भी, क्योंकि इंसान बाज आने वाली कौम नहीं है, इंसान कभी भी अपनी न चीज़ों से बाज नहीं आता और विद इन लिमिट नहीं रहता, तो इवन अपनी थ्रेट अगर उसको आप सैंक्शंस का और पनिशमेंट्स का भी दें, तब भी वो अपने दिल के हाथों मजबूर इतना ज़्यादा हो जाता है कि कोई ना कोई लॉ ब्रेक कर देता है। या तो क्या होगा? डिस्प्यूटराइज होगा। जब एक पार्टी को लॉ ब्रेक करेगी, दूसरे बंदे का के साथ नाइंसाफ़ी होगी, वो या तो अपना बदला खुद लेगा या अपने किसी बड़े को बताएगा। और जब डिस्प्यूट राइज हो जाएगा, तो अगर वो दोनों पार्टीज आपस में उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो और लड़ाई फसाद होगा। जो जंग, जो लड़ाई दो बंदों में होगी, हो सकता है वो दो फैमिलीज में हो जाए, दो कस्बों में हो जाए, दो बरादरीज में हो जाए, तो बढ़ती चली जाती है लड़ाई ना, और माशरे में जो आपका एक फिसाद बर्पा हो जाता है। तो उसके लिए जब इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है, तो लॉ कहता है, अव्वल तो लॉ कोशिश करता है कि ये सिचुएशन आए ना, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो लॉ ये कहता है कि आपने अपने हाथ से बदला नहीं लेना। हम एक फेयर और इम्पार्शियल आप लोगों को तरीका और फ्रेमवर्क देंगे, उसके ज़रिए हम आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किसी भी बंदे का कोई भी मसला हो, कोई भी डिस्प्यूट हो, तो वो लॉ के पास आए, लॉ की मशीनरी के पास आए, हम आपकी हेल्प करेंगे और हम आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। ये लॉ का मकसद है, पर्पस है लॉ का। लीगल सिस्टम्स ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिविजुअल्स टू सीक रेमेडीज व्हेन दे हैव बीन रॉन्ग्ड, इंश्योरिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट्स आर सेटल्ड इन एन इक्विटेबल मैनर। लीगल सिस्टम इसके लिए एक पूरा बनाया जाता है मुल्क का। उसमें लीगल सिस्टम आपका क्या है? आपको पुलिस नज़र आ रही है, पुलिस सिस्टम नज़र आ रही है, पूरे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। फिर आपको कोर्ट का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, लॉयर्स नज़र आ रहे हैं। ये सारा क्या है? ये सब मिल के आपका लीगल सिस्टम क्रिएट करते हैं। और वो लीगल सिस्टम वो प्लेटफॉर्म है इंडिविजुअल्स के लिए कि जिसके साथ भी कोई गलत हुआ है, या दे हैव बीन रॉन्ग, किसी के साथ भी जो गलती हुई है या किसी ने गलती करी है, तो उसकी रेमेडी, उसका इलाज लीगल सिस्टम आपको बताएगा और इंश्योर करेगा कि तमाम जो कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हो रहे हैं उनको सेटल डाउन किया जाए इक्विटेबल मैनर में, इक्वलिटी को मद्देनजर रखते हुए उनसे इंसाफ किया जाए और उनका फैसला किया जाए। तो इससे क्या होता है? लॉ का बेसिक पर्पस हो गया प्रमोशन ऑफ जस्टिस। लॉज एम्स टू प्रमोट जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर सिस्टम। इसको अंडरलाइन कर लें कि जो हमारा लीगल सिस्टम का मतलब होता है, स्ट्रक्चर सिस्टम हमें लॉ देता है, एक बता देता है कि अगर एक डिस्प्यूट होगा तो आपने चलना कैसे है। ये नहीं कि आपने जाके सीधा जज के पास चले जाना है, नहीं, आपने पहले थाने में जाना है। आपके साथ कोई, आपको चोरी हो गई, रास्ते में आप जा रहे थे, डाकुओं ने आपकी गाड़ी को रोका और डकैती आपके साथ हो गई। अब ये नहीं करना कि आपको पता है जी हमारे मोहल्ले में जज रहता है, तो मैं तो जी, क्योंकि जस्टिस वो उसका मतलब है कि उसने जस्टिस हमें देना है, तो हम जज के पास चले जाएं। जाके आप आधी रात को जज का दरवाज़ा खटका रहे हैं कि जी हमारे साथ अगवा हो गया, हमारे साथ ना जो है डकैती हो गई है,
और हमें इंसाफ दिया जाए, ये तरीका नहीं है। लॉ ने हमें लीगल सिस्टम दिया है एक पूरा, और एक स्ट्रक्चर सिस्टम दिया है। उस स्ट्रक्चर सिस्टम में हम बाकायदा अपने लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि हमने कोर्ट तक जाना कैसे है, पूरा एक मैकेनिज्म है। वो मैं आप लोगों के लिए तो इतना ज़रूरी नहीं है, डिटेल में मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन जो मेन मेन चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। अभी भी इस एग्जांपल को मैं इस तरह बयान करती हूँ कि फॉर एग्जांपल इसी को अगर हम लेके चलते हैं कि आपके साथ डकैती हो गई, तो आपका पहला काम है कि कंसर्न जो थाना होगा वहाँ जाके आपने रिपोर्ट देनी है, वहाँ जाके आपने अपना सारा इंसिडेंट लिखना है। ठीक है, आगे से फिर वहाँ पर प्रोसेस शुरू होगा, और वो प्रोसेस शुरू होके वो एक स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह जो पुलिस वाले आपको इसका गाइड करेंगे, वो आपको कोर्ट तक लेके जाएंगे। कोर्ट में फिर आप लोगों का पूरा केस चलेगा, और उसके बाद फेयर और इम्पार्शियल तरीके से एडजुडिकेशन ऑफ केसेस होगी। ठीक है, केस डिसाइड होगा, और फिर डिसाइड होगा कि कौन गलत है, किसने आपके साथ गलत किया, आपका कितना नुकसान हुआ है, उसको कितनी सजा दी जाएगी, और आपके नुकसान की तलाफी कैसे होगी। तो ये सारा एक स्ट्रक्चर सिस्टम देता है हमें, लीगल सिस्टम हमारा, और लॉ देता है हमें। ठीक है, और उसको फॉलो करना हमारे लिए कंपलसरी होता है। इट इंश्योर्स दैट लीगल प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड इन एन इक्विटेबल एंड अनबायस्ड मैनर। और लॉ फिर ये भी इंश्योर करता है कि जो लीगल प्रोसीडिंग्स चलती हैं हमारी, वो भी इक्विटेबल और अनबायस्ड मैनर में चलें, यानी जजेस भी अप्रोच ना हो जाएं, जजेस भी रिश्वत ना खा लें, पुलिस वाले रिश्वत ना खा लें। तो हर चीज़, अगर कोई आपको लग भी रहा है कि आपके साथ इस तरह की चीज़ हो रही है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना, बल्कि उसका ढूंढना है कि लॉ ने लाजमन उसका कोई ना कोई तरीकाकार बताया होगा, ताकि अनबायस तरीके से हमारा केस रिजॉल्व हो। ठीक है, डिस्प्यूट रिजॉल्व हो। नेक्स्ट जी, क्या पर्पज है? सेफ गार्डिंग इंडिविजुअल राइट्स। अब लॉ का नेक्स्ट पर्पज आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो इंडिविजुअल के राइट्स का सेफ गार्ड है। जैसे चौकीदार हमारी हिफाजत करता है ना, इस तरह हर इंडिविजुअल के हर राइट का, लीगल राइट का जो चौकीदार है और जो सेफ गार्ड की जिम्मेदारी है, वो किसकी है? लॉ की। लॉ प्रोटेक्ट्स एंड सेफ गार्ड इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स। हमारे राइट्स को भी, हमारी आज़ादी, फ्रीडम हमारी होती है आज़ादी, हमारे फ्रीडम्स को भी जो प्रोटेक्शन हासिल होती है वो किसकी है? लॉ की प्रोटेक्शन हासिल है। They establish a framework that outlines these rights and ensures that they are not violated. एक लॉ फ्रेमवर्क इसका बनाता है, हमें हमारे राइट्स देता है, और साथ ये भी मेक श्योर करता है कि कोई भी बंदा हमारे राइट को वायलेट ना कर सके। ठीक है, वो राइट्स कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें आज़ादी का हक है कि हम जो इजहार कर सकें, हमारा ये हक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि जो चीज़ हमें बुरी लग रही है हम उसका इजहार कर सकें। ठीक है, और जो अच्छी लग रही है उसका भी इजहार कर सकें। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जब तक कि इस पे सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी हमने लिमिटेड तरीके से करनी है, जो लॉ ने सेट करी है बाउंड्रीज, उसके दायरा कार में रहते हुए हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करना है अपनी इस राइट को। इसके अलावा क्या है? रिलीजन, राइट टू रिलीजन। हर बंदे को राइट है कि वो जो सा मर्जी रिलीजन अपना अडॉप्ट कर सके। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि हर बंदा प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, हर बंदे की प्राइवेसी होती है। ठीक है, राइट टू फेयर ट्रायल, अगर उसके साथ कोई मसला हो गया है या उसने कोई जुर्म कर लिया है, तो इवन मुजरिम को भी राइट हासिल है कि उसको फेयर ट्रायल के बाद सजा सुनाई जाए। तो ये बहुत सारे राइट्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे राइट्स हैं जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये फंडामेंटल राइट्स हमें कौन देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है। ये मैं आपको इन डिटेल आगे बताऊंगी जाके, ताकि हर बंदे को पता हो। बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का ही नहीं पता होता, जो लॉ की फील्ड से ताल्लुक नहीं है जिनका। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों के लिए समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा जो बेसिक फंडामेंटल लॉ है, सुप्रीम लॉ, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तमाम के तमाम फंडामेंटल राइट्स भी उसी के अंदर हमें दिए गए हैं। इसलिए कोई भी हमारे उन राइट्स को हमारे से नहीं छीन सकता। तो ये क्या कर रहा है? लॉ का पर्पज है। क्यों? क्योंकि लॉ का पर्पज है सेफ गार्ड करना इंडिविजुअल के राइट्स को। ठीक है, law is designed to safeguard individual rights and freedom, including the right to life, liberty, property, and equality. It established legal remedies for individuals whose rights हैव बीन वायलेटेड। और अगर कोई इन राइट्स को, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको वायलेट करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ही उसकी लीगल रेमेडीज हमें दी गई हैं कि हमने फिर अपना इसका हमने किस तरीके से अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, और जिस बंदे ने वायलेट किया उसको सजा कैसे दिलवानी है। क्लियर है? नेक्स्ट,
जी हमारा है लॉ का पर्पस क्या, रेगुलेटिंग बिहेवियर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। लॉ सर्व्स एज ए मैकेनिज्म टू रेगुलेट एंड गवर्न ह्यूमन बिहेवियर। लॉ क्या करता है, ये जो सारे काम हम कर रहे हैं हमारे ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करता है। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग बिजनेस, हेल्थ केयर, एनवायरमेंट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब बिहेवियर सिर्फ ये एक महीने में नहीं, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का बिहेवियर, हेल्थ केयर का सिस्टम है तो हेल्थ केयर के लिहाज से आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट की तरफ आप लोगों का बिहेवियर क्या होना चाहिए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए। इन शॉर्ट हर एंगल से बिहेवियर को रेगुलेट करता है लॉ, और हर एंगल को के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास अलग तरीके का लॉ मौजूद है, और वो हमें बताता है कि हमारी हर तरीके से हर कैपेसिटी में क्या लिमिट्स हैं। अगर हम बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन की क्या लिमिट्स हैं, अगर हम इन्वायरमेंट के साथ कुछ कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ठीक है, कोई ऐसा काम नहीं कर सकते अपने बिहेवियर से जिससे एनवायरनमेंट को ही नुकसान हो जाए। इसी तरह इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी वो बताता है कि किसके राइट्स हैं और किसकी ड्यूटीज़ हैं, तो ये रेगुलेट करता है कि किसके राइट्स हैं, किसकी ड्यूटीज़ हैं, और आपने उन राइट्स एंड ड्यूटीज़ को कैसे रेगुलेट करना है। बाय एस्टेब्लिशिंग रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स इट प्रिवेंट्स हार्म्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रमोट रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट। और क्या करता है, इस तरह ये रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हमें दे के कि किसके राइट्स हैं और किसके ड्यूटीज़ हैं, वो हमें बताता है कि हम एक दूसरे का नुकसान ना कर बैठें, हम आपस में लड़ ना पड़े। और अगर हम लड़ेंगे तो एक दूसरे का नुकसान होगा, जब एक दूसरे का नुकसान होगा सोसाइटी में फिसाद होगा, तो एट लार्ज सोसाइटी का पीस जो है ना वो डिस्टर्ब होगा। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए लॉ हर बंदे को इंडिविजुअली तौर पे बता देता है कि आपने अपने बिहेवियर को काबू में कैसे रखना है। क्या the primary legal purpose of law is to regulate and govern behavior within a society. It defines what is considered acceptable and unacceptable conduct. वो बता देता है कि ये जो कंडक्ट है ना आपका, ये जो बिहेवियर है वो लॉ की नज़र में एक्सेप्टेबल है और ये अनएक्सेप्टेबल है। सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज सेट करता है फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अब एक बंदे के लिए भी और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, ये आप लोगों को थोड़ा सा मैं यहाँ क्लियर करते जाऊँ। एक बंदे के ऊपर रख के जब हम समझते हैं बिहेवियर का तो हमें समझ आ जाती है कि इसके बिहेवियर को कैसे रेगुलेट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो कंपनीज होती हैं जो मुख्तलिफ बिजनेस कर रही होती हैं या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो बिल्कुल इसी तरह लॉ इनको भी बताता है कि आप लोगों ने अपने अफेयर्स को कैसे रेगुलेट करना है। क्लियर है। नेक्स्ट ये हमारी स्लाइड है, फॉस्टरिंग द कॉमन गुड। अब ये सारे जो हमने पर्पस पढ़े हैं इनमें से इन सारे पर्पस का जो पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि लॉ का मकसद एक है कि वो कॉमन गुड ऑफ पीपल के लिए काम करता है। द लॉ इज डिजाइन टू प्रमोट द कॉमन गुड ऑफ सोसाइटी। कॉमन गुड किसी एक बंदे की फायदे का नहीं ये देखता, पूरी सोसाइटी का क्या फायदा है उसको देखता है लॉ। इट इनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज दैट एड्रेस पब्लिक वेलफेयर, सेफ्टी, हेल्थ एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, ये पब्लिक वेलफेयर को, सेफ्टी को, हेल्थ को, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, इन सब चीज़ों को कहते हैं कॉमन गुड। इन सब चीज़ों में कॉमन सोसाइटी का क्या फ़ायदा है उसके लिहाज से लॉज बनते हैं और उसी को लॉ रेगुलेट करता है। थ्रू लेजिस्लेशन एंड गवर्नमेंट एक्शंस द लॉ सीक्स टू इनहेंस द ओवरऑल वेल बींग ऑफ द कम्युनिटी। लेजिस्लेशन का मतलब है लॉ मेकिंग। लॉ बनता है कैसे, जब लॉ बन रहा होता है और गवर्नमेंट को एक्शन ले रही होती है तब भी वो पब्लिक गुड को मद्देनजर रखती है। सोसाइटी के लिए कॉमन गुड क्या है उसको मद्देनजर रखते हुए लॉ बनाया जाता है, उसी को मद्देनजर रखते हुए लॉ को अप्लाई किया जाता है और उसी को मद्देनजर रखते हुए लॉ को इंटरप्रेट किया जाता है कोर्ट्स में कि सोसाइटी एट लार्ज का क्या फ़ायदा है। ये लॉ का मेन मकसद है। कोई भी लॉ ऐसा नहीं बन सकता जो सोसाइटी के कॉमन गुड के खिलाफ हो, और अगर बनेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के लिहाज से नल एंड वॉइड करार दिया जा सकता है। ठीक है, लीगल सिस्टम्स आर डिजाइंड टू प्रमोट द कॉमन गुड ऑफ सोसाइटी। तमाम लीगल सिस्टम को डिजाइन ही ऐसा किया जाता है कि वो प्रमोट करें कॉमन गुड ऑफ सोसाइटी को। दे इनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज दैट एड्रेस पब्लिक वेलफेयर, सेफ्टी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्लियर है जी। नेक्स्ट हमारा पर्पज है जी, यहाँ तक क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट क्या है, बैलेंसिंग इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट। अब लॉ का मकसद क्या है कि बैलेंस क्रिएट करता है इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट में आपस में और कलेक्टिव इंटरेस्ट के दरमियान। लॉ हेल्प्स स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द कलेक्टिव और कम्युनिटी। अब कम्युनिटी का इंटरेस्ट और हो और इंडिविजुअल के राइट और हों तो उन दोनों में अगर कोई तजाद आ रहा हो तो उसके अंदर बैलेंस क्रिएट करता है। ना तो लॉ ये करता है सिर्फ कि नहीं जी जी इंडिविजुअल का राइट ही नहीं है,
और सारे के सारे राइट ही कम्युनिटी के हैं, सोसाइटी के हैं, नहीं, इस चीज़ को भी लॉ नहीं मानता। या लॉ ये भी नहीं कहता कि जी नहीं, कम्युनिटी और सोसाइटी की तो कोई वैल्यू नहीं है और सिर्फ हमने इंडिविजुअल को ही देखना है, बल्कि ये दोनों चीज़ें गलत हैं। बल्कि लॉ क्या करता है, इनके दरमियान में एक बैलेंस क्रिएट करता है। इट रिकॉग्नाइजेज दैट वाइल इंडिविजुअल फ्रीडम्स आर इम्पॉर्टेंट, वो बताता है कि बेशक इंडिविजुअल फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, देयर आर सिचुएशंस वेयर द ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी मस्ट बी प्रायोरिटाइज, लेकिन जहाँ पर ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी आ जाए वहाँ पर हमने उसको प्रायोरिटाइज करना है, उसको प्रायोरिटी देनी है। वहाँ पर हमने इंडिविजुअल के फ्रीडम को नहीं देखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फंडामेंटल राइट है, और एक बंदा उसको अवेल किए जा रहा है और वो कह रहा है कि मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी बात कर सकता हूँ, लेकिन जो वो बात कर रहा है वो माशरे के अंदर फिसाद बर्पा कर रही है, वो ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी के खिलाफ है, तो वहां पर लॉ ये कहता है कि बेशक ये आपका फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन इसका क्लैश इस वक्त हो रहा है कॉमन गुड ऑफ पीपल के साथ, तो फिर यहाँ पर हमने कॉमन गुड ऑफ सोसाइटी को देखना है, तो बैलेंस क्रिएट करता है इस तरह लॉ। ठीक है, दिस बैलेंस इज ऑफन अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट एंड इज रिफ्लेक्टेड इन लीगल प्रिंसिपल एंड डिसीजंस। और जो ये पॉइंट है ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिलॉसफीज हैं, बहुत ज़्यादा जूरिस्ट डिबेट करते हैं इस बात के ऊपर। तो और कोई कुछ कहता है कि नहीं जी इंडिविजुअल्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए, और एक जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि नहीं जी ग्रेटर जो गुड है ना सोसाइटी उसको देना चाहिए। तो उन बहस में हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों ने बस इसका जहन में ये रखना है कि जिस पे नतीजे में पहुंचे, लॉ कहता है कि बैलेंस्ड होना चाहिए इंडिविजुअल के दरमियान में भी और कलेक्टिव इंटरेस्ट के दरमियान। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा है जी स्लाइड, preventing and resolving dispute. The legal system provides a structured way to prevent and resolve disputes through courts, arbitration, alternative dispute resolution methods. Individuals and organizations can seek redress when conflict arises, ensuring that disagreements are settled in a fair and lawful manner. देखें, अब हमने बता दिया लीगल सिस्टम का जिक्र हमने कर लिया, उसको डिस्कस कर लिया लीगल सिस्टम कि वो क्या करता है। लीगल सिस्टम के स्ट्रक्चर्ड वे में हमें बताता है कि हमने कैसे प्रिवेंट करने हैं और कैसे रिजॉल्व करने हैं अपने डिस्प्यूट, और उसके लिए हमें वो कोर्ट सिस्टम देता है। आप लोगों ने कोर्ट सिस्टम को, तो आप लोगों को ज़्यादातर लोगों को पता होगा कोर्ट्स का, जज देखा होगा आपने फिल्म्स वगैरह में भी, कोर्ट लॉयर्स भी देखे हैं। इसी तरह के कोर्ट्स की तरह के सिस्टम होते हैं हमारे आर्बिट्रेशन के, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, ये भी इस तरह की बॉडीज होती हैं। आर्बिट्रेशन आपने देखा होगा, सालिस होता है, मुख्तलिफ पंचायत का किरदार देखा होगा। तो ये सारे ये चीज़ें क्या हैं, लॉ इन सबको रिकॉग्नाइज करता है, और इन सब का मकसद क्या होता है, इन तमाम इंडिविजुअल्स का या इन ऑर्गेनाइजेशंस का, कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए तो वो, या कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए बंदों के दरमियान, तो फेयर और लॉफुल तरीके से उनको रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो लॉ प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द फेयर एंड जस्ट रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। इट ऑफर्स मैकेनिज्म सच, ये मैकेनिज्म देता है कोर्ट्स का, आर्बिट्रेशन का, मेडिएशन का, और सेटल करता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टीज। लॉ इंश्योर्स द डिस्प्यूट्स आर हैंडल इन ए लॉफुल मैनर। लॉ ये कहता है कि बेशक कोर्ट्स हों, बेशक आर्बिट्रेशन हो, मेडिएशन हो, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई पंचायती हो, कोई भी बंदा हो जो एज ए जज काम कर रहा है, जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहा है, उसने ये कोशिश करना है कि उस डिस्प्यूट को हैंडल करना है लॉफुल मैनर में। कोई अनलॉफुल डिसीजन नहीं दे सकता, ना कोई पंचायत का आपका सरबराह, ना कोई आपका गांव का नंबरदार, ना कोई आपका जज, ना कोई पुलिस वाला, कोई भी अनलॉफुल डिसीजन नहीं दे सकता। और अगर वो देते हैं अनलॉफुल डिसीजन, तो लॉ के जरिए उसको चैलेंज किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट जी, हमारा क्या है लॉ का मकसद, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आप लोगों ने देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट, पता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इस तक सेल और परचेज होती है, ये क्या है कॉन्ट्रैक्ट? हम जाके मोबाइल लेते हैं, वो क्या है, हम मोबाइल वाले को पैसे देते हैं और मोबाइल वो हमें मोबाइल दे देता है। ये सब मुआहदे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसी तरह प्रॉपर्टीज के आप लोगों ने देखे होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट पे, मुआहदों पे साइन कर रहे हैं, तो वो कहता तरीकाकार होता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जब हम ये साइन कर लेते हैं, तो इन दोनों पार्टीज को उन कॉन्ट्रैक्ट पे अमल दरामद करने पे कौन सी चीज बाउंड करती है, वो लॉ करता है, वो लॉ इन्फोर्स करवाता है। अगर लॉ का डर हमें ना हो, तो आज हम अपने ड्राइंग रूम में बैठ के एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करें, और हमें एक बंदा बयाना के पैसे दे के चला जाए, 2 करोड़ की हमारी डील हुई है, घर बेचा है हमने, और वो हमें 50 लाख रुपए दे गया और कह रहा है कि बाकी पेमेंट मैं 15 दिन के बाद करूंगा, जब मैं
बाकी पेमेंट 15 दिन के बाद करूंगा, तो आपने ये घर मुझे दे देना है। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इस पे साइन हो गए, लॉ के मुताबिक इसको हमने रजिस्टर करवा लिया। तो अब लॉ हमें बाउंड करता है कि हम इसके ऊपर अमल दरामद करें। लॉ हमें इन्फोर्स करवाता है इन कॉन्ट्रैक्ट्स को, और अगर हम ये नहीं करेंगे, दोनों पार्टी में से कोई भी बंदा अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करेगा, तो जो बंदा जिसका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिसका 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 नुकसान हो रहा है, वो कोर्ट में जा सकती है। वो कोर्ट में जाके वो अपना एग्रीमेंट दिखाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाएगी और कहेगा कि जी ये देखिए, ये वादा हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट है, अब इस बंदे को कहें कि ये ना इसके ऊपर अमल करें वरना मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये सारा क्या है, ये इस सारे को कहते हैं इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। पढ़ते हैं अब इसको। लॉ प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अपहोल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। इट प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क फॉर पार्टीज टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को हमने लिखना कैसे है, उसको साइन कैसे करना है, उसको बनाना क्या है, उसका एक पूरा फॉर्मेट होता है। हम तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते हैं लॉ के बच्चों को इन डिटेल, कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए, किन किन चीज़ों पे शराइत पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा उतरेगा तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन हो सकता है। तो उन डिटेल में आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट अपने लेना है, और उसको क्या है कि जी लॉ हमें बताता है कि पार्टीज ने उन कॉन्ट्रैक्ट्स को लिखना कैसे है, और फिर उसको उनको उस एग्रीमेंट को ऑनर्ड कैसे करना है। द एग्रीमेंट्स विल बी ऑनर्ड, कि कैसे उनके ऊपर अमल दरामद करना है। लीगल रेमेडीज आर अवेलेबल इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचेस। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का मतलब ये कि दोनों पार्टी में से जो भी मुआहदा तोड़ेगा तो उसको उसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेज मिल सकता, भुगतना पड़ सकते हैं। लॉ हरकत में आएगा, हमने कोर्ट में जाना है, कोर्ट ने हमारा पूरा केस सुनना है, और फिर जिसके साथ ज्यादती होगी उसको इंसाफ दिलवाना है। ठीक है, इन्फोर्समेंट करवानी है कॉन्ट्रैक्ट की लॉ ने। वन ऑफ द लीगल पर्पसेस ऑफ law is to enforce contract and agreement. It ensures that parties to a contract are bound by their promise. ये इंश्योर करता है लॉ कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, एक प्रॉमिस हो गया, तो जो पार्टीज हैं वो बाउंड हैं अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए। और अगर वो नहीं करेंगे, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करेंगे, तो उनको सजा भी हो सकती है और उनको डैमेजेस हो सकते हैं। उनको तलाफी करनी पड़ेगी उस बंदे की जिसके बंदे को नुकसान दिया है उन्होंने। नेक्स्ट ये हमारा क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी। लॉ प्रमोट करता है सोशल और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी किसी भी मुआशरे में। कैसे करता है, रेगुलेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स है हमारे पास, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए बैंकिंग कोर्ट्स हैं हमारे पास, प्रॉपर्टी राइट्स के लिए प्रॉपर हमारे पास कोर्ट्स हैं। ये इससे क्या होता है, जब हमारे तमाम कोई भी मामला, प्रॉपर्टी का मामला है, तब भी लॉ हमारे पास मौजूद है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कोई हमारे साथ घपला हो गया है, फ्रॉड हो गया है, तब भी हमारे पास लॉज मौजूद हैं। अगर कोई कंज्यूमर ने कोई चीज ली है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास लॉज मौजूद हैं। तो जब ये सारे लॉज मौजूद होते हैं तो सोसाइटी में एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, इंसाफ होता है। दिस स्टेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेसेस, मार्केट्स एंड ओवरऑल इकोनॉमी। तो ये जो हमारे लिए ज़रूरी, जो सोशल और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ताकि हमारे मुल्क में बिजनेस हो सकें और इकोनॉमी हमारी बेहतर। जितना हमारे मुल्क में बिजनेस अच्छा होगा, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, लोगों को इंटरेस्ट होगा हमारे लीगल सिस्टम के ऊपर, उतनी ही ज़्यादा बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी हमारे मुल्क में। जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो ओवरऑल इकोनॉमी जो हमारी है ना वो बेहतर होगी। नेक्स्ट जो लॉ का है जो पर्पस, वो है प्रिवेंशन ऑफ हार्म। लॉज आर क्रिएटेड टू प्रिवेंट हार्म टू इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। दिस इंक्लूड्स क्रिमिनल लॉज दैट deter and punish harmful behavior, as well as regulations that address public safety, health and environment protection. क्या कह रहे हैं कि लॉ क्रिएट किए जाते हैं ताकि लोगों को हार्म से प्रिवेंट किया जा सके, और उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी मिसाल है हमारे क्रिमिनल लॉज। क्रिमिनल लॉज क्या करते हैं, लोगों को डराते हैं कि आपने किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को चोरी नहीं करना, किसी दूसरे की ज़िंदगी को जान अपने हाथों से नहीं लेनी, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को के ऊपर नज़र नहीं रखनी। ठीक है, और बहुत सारे लॉज हैं क्रिमिनल लॉ जो एक हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, और एक बंदा जो क्रिमिनल माइंडेड होता है उसके बिहेवियर को काबू में रखते हैं। और क्या कैसे काबू में रखते हैं कि मुख्तलिफ तरीके की हर पेनल्टी की, हर जो हमारा ऑफेंस होता है उसके लिए सैंक्शंस और पेनल्टीज हमें देता है। इसके लिए हमारा पाकिस्तान पीनल कोड होता है। जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा 302 बड़ा फेमस है ना, फांसी की सजा होती है जो 302 के तहत। क्यों, अगर किसी बंदे ने किसी दूसरे बंदे को नाजायज तरीके से, गलत तरीके से मारा है, उसकी जान ली है, तो उसको अगर ये बात कोर्ट में
प्रूफ हो जाती है तो उसको फिर सजाए मौत दी जाती है, उसको फांसी की सजा दी जाती है 302 के तहत। तो 302 होता है पाकिस्तान पीनल कोड। पूरा पाकिस्तान पीनल कोड हमारा सजाओं से भरा हुआ है। चोरी की अगर किसी ने सजा देखनी है वो वहां से देखनी है, डकैती की देखनी है, किडनैपिंग की देखनी है, अबडक्शन की देखनी है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया है, बहुत सारी दिफा है, किसी ने किसी को मार दिया है, हर्ट पहुंचा कर दिया है, चोटें किसी को पहुंचाई हैं। तो वो हर एक उसमें क्या काम है कि पाकिस्तान की पीनल कोड में हर हमारे एक्टिविटी और हमारे बिहेवियर को लिखा है, डिफाइन किया है और फिर उसकी सजा दी है, बताई है कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपको ये सजा भुगतनी पड़ सकती है। तो उस तरह क्या हो रहा है, वो प्रिवेंट कर रहा है हमारा वो क्रिमिनल लॉ मुआशरे को, ताकि कोई भी इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल को नुकसान ना पहुंचा सके। नेक्स्ट हमारा जी क्या है, लास्ट है ये हमारा मकसद लॉ का पर्पस, अकाउंटेबिलिटी। लीगल सिस्टम होल्ड इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज अकाउंटेबल for their actions. This accountability is essential for deterring unlawful behavior and ensuring that individuals are responsible for the consequences of their actions. Accountability create करता है लॉ का मेन मकसद है ये, ठीक है। अब ये आप लोगों का हो गया कंक्लूजन आ गया, ये आपने कंक्लूजन याद कर लेना है। ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसके आगे आप लोगों के यहाँ से ये देखें, इसको फोकस कर लें, यहाँ पर आपने पॉज करना है, पहले ये एमसीक्यूज लिखने हैं, ठीक है। अभी आपने ट्राई नहीं करना है इसको अटेम्प्ट करने की। स्लाइड नंबर 1 है, ये एमसीक्यूज की है, 1 और 2 ये आप लोग लिख लें, ठीक है। पॉज कर लें, ये स्लाइड नंबर 2 है। अब इसको पॉज करें और इनको लिखें। मैं इस तरीके से इसी पैटर्न पे हर स्लाइड के ऊपर थोड़ी सी देर के लिए रुकती हूँ, आपको बताती हूँ, ताकि आप इसको वहां पर स्टॉप कर सकें और अपने पास लिख सकें। ये आपका आ गया एमसीक्यूज नंबर 5 एंड एमसीक्यूज नंबर 6। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 एंड एमसीक्यू नंबर 8। इसको आप पॉज करें यहाँ पर, पॉज, क्योंकि इतना इसके ऊपर लिखने पढ़ने वाला नहीं है कि मैं इसको आपको बता सकूं, तो ज़्यादा देर के लिए हमारी ये स्लाइड रुक नहीं सकेगी। अब मैं आगे कर दूंगी, तो इसलिए मैं थोड़ी सी देर के लिए कुछ सेकंड का यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आप लोगों के पास इतना टाइम हो जाए कि आप इसको पॉज कर लें। पॉज करके इसको कॉपी पे लिखें, और कॉपी पे लिखने के बाद उसके बाद इसी तरीके से आपने ये 9 और 10 हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट है 11 और 12 स्लाइड है हमारे पास, और ये लास्ट वन है 13, 14 एंड 15। ये हमारे एमसीक्यूज हो गए हैं कंप्लीट। ये 15 एमसीक्यूज आप लोगों ने लिख लेने हैं। अब मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर नहीं किए इसके आंसर, वो आंसर इसलिए शेयर नहीं किए कि अब आप लोगों की स्टेज 2 आ गई है, लेक्चर नंबर 2 है ना, पहले मैंने शेयर कर दिए थे। अब आप लोगों ने ये सारे कॉपी पे लिख लेने हैं। इसके बाद आपने राइट ऑप्शन इसका सिलेक्ट करना है, कॉपी पे आपने टिक कर लेना है। वो मैं क्लास में आके चेक करूंगी हर बच्चे का कि नोट्स तैयार हैं उसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के कि नहीं। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी आपने पूरा अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और साथ ही एमसीक्यूज भी लिखने हैं, मैं ये चेक कर लूंगी। और अब आपने क्या करना है कि इस वीडियो लेक्चर के नीचे कमेंट में आपने पहले अपना रोल नंबर लिखना है। अपना रोल नंबर लिखने के बाद 1 2 3 4 5 6 15 नंबर दे के पूरे 1 के आगे ऑप्शन नंबर बी, 2 के आगे ऑप्शन नंबर सी, जो आप लोगों ने राइट ऑप्शन टिक किया है वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना है। मैं हर बच्ची का कमेंट पढ़ूंगी, उसका जो मेरे पास आंसर कीज मौजूद हैं मैं वो आंसर की से टैली करूंगी, और फिर मैं आपके कमेंट के नीचे चेक करके वहीं पर आपको बता दूंगी कि आप लोगों के नंबर कितने हैं। ठीक है गर्ल्स, इस पैटर्न के ऊपर आपने ये सारी वीडियो देखनी है। जहां पर ये वीडियो लेक्चर तेज हो जाए वहां पर आपने पॉज कर लेना है, उसको रिवाइंड करके देख लेना है, और इसको साथ साथ आपने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों चीज़ों को का क्वेश्चन तैयार करना है, पेपर अटेम्प्ट करना है अपना ये पूरा, और कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर लिख के साथ अपनी आंसर कीज हर बंदे ने शेयर करनी है। और अब ये नहीं करते जाना कि जो एक बच्ची ने आंसर की करी है लिखी है उसी को कॉपी पेस्ट करके आप लोग अपने कमेंट में वहां पर कर दें। इस तरह नहीं करना, हर बंदे बच्ची ने ऑनेस्टली अपना देना है फीडबैक, ताकि मुझे हर एक का इस सारी एक्सरसाइज का मकसद क्या है, ताकि हर बच्चे का अलहदा से इंडिविजुअल लेवल पे मुझे पता चले।
हर बंदा, देखें आप लोगों में से हर बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने 10/10 लेने हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर किसी के 8/10 है, किसी के 7/10 है, मैं उनको ज़्यादा वेलकम करूंगी। मुझे पता होगा कि मैंने उन लोगों पे ज़्यादा फोकस करना है, बच्चों पे। इसलिए ऑनेस्टली आप लोगों ने अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करना है। हम एक फ्रेंड्स की तरह बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि जी टीचर के सामने मैंने बहुत नंबर लगाने हैं तो मेरे 10/10 नहीं हो। ऑनेस्ट असल बात यह है कि आप लोगों ने ऑनेस्ट तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों का मैंने इन सारे तीनों लेक्चर्स का टेस्ट लेना है एंड पे, तो अगर तो जो 10/10 इंडिविजुअल लेक्चर में ले रहा है उसका 10/10 फिर टेस्ट में भी आना चाहिए। तो अगर तो आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आई होप कि आप लोगों को, वैसे मैं जितनी एफर्ट से पढ़ा रही हूँ और आप लोग इसको जिस तरह बार बार सुन रहे हैं हर वीडियो को, तो इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर में भी मैक्सिमम इस पेपर में हाईएस्ट मार्क्स होंगे इंशाल्लाह आप लोगों के। मेरा टारगेट है कि सबके A+ हों, आप लोगों के असाइनमेंट प्रेजेंटेशन में भी A+ हों, आप लोगों के रिटर्न में, मिड में, फाइनल में भी A+ हों। तो मैं आप लोगों को पूरी तरीके से मेहनत से पढ़ा रही हूँ, आप लोग भी मेहनत से पढ़ रहे हैं। वीडियो नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 पे आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह आप लोग इसी तरह इसको कंटिन्यू रखें तो इंशाल्लाह सबका A+ आएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर लेना है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और कमेंट करना है, शेयर करना है इसको, और प्रेस कर लेना है बेल आइकन को, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहे। मैं इसको शेयर नहीं कर सकती ग्रुप में, ठीक है? आप लोगों ने खुद ही इसके ऊपर नज़र रखनी है। वैसे मैं सिर्फ बता देती हूँ ग्रुप में कि जी वीडियो अपलोड हुई है कि नहीं। तो आप लोगों का अगर नोटिफिकेशन आइकन ऑन होगा तो आपको लेटेस्ट वीडियोस खुद ही मिल जाएगी। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।